हिस्ट्री ऑफ चाइना। कहाँ से शुरू करें? अच्छा ठीक है, चलिए आपको लेके चलता हूँ 13वीं सदी में, जब मशहूर इटालियन मुसाफिर मार्को पोलो चीन जा पहुंचा था। जब वो चीन से वापस यूरोप लौटा तो उसने वहाँ के लोगों को चीन की दौलत शोहरत के ऐसे ऐसे किस्से सुनाए कि अब यूरोप का हर नौजवान चीन जाने को तड़पने लगा। उसी दौर में हमारे हिंदुस्तान की दौलत और खजानों के किस्से भी यूरोपीय मुल्कों में काफ़ी मशहूर थे, और इन्हीं किस्सों को सुनकर ही तो ये अंग्रेज हमारे हिंदुस्तान को लूटने आए थे और लूट भी चुके। तो जब मार्को पोलो ने पूर्वी एशिया की दौलत के किस्सों को यूरोप में उछाला तो यूरोपीय कौमें इन देशों तक पहुंचने के लिए जोर लगाने लगी। जब उस्मानी तुर्कों के सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कंस्तांतुनिया यानी कॉन्स्टेंटिनोपल को जीत लिया तो यूरोप से एशिया तक जाने का वाहिद और इकलौता रास्ता बंद हो गया, जिसका नतीजा था यूरोप और एशिया के व्यापार में बहुत बड़ा घाटा। लेकिन इसमें ज्यादा नुकसान यूरोपियन देशों का हो रहा था, सो इसी वजह से नए समंदरी रास्ते खोजने की जरूरत पड़ गई। हिंदुस्तान तक समंदरी रास्ता खोजने के चक्कर में बेचारा कोलंबस अमेरिका जा पहुंचा और अमेरिका खोज भी बैठा। बाद में वास्को डी गामा की वजह से यूरोपीय ताकतों को हिंदुस्तान तक जाने का रास्ता तो मिल गया, लेकिन फिर भी चीन यानी चाइना इन लाल टमाटरों के हमलों से बचा रहा। मगर कब तक? चीन पर हमले भी हुए, बगावतें भी हुई, लेकिन फिर चीन में एक लंबी परेड यानी लॉन्ग मार्च हुआ जिसने चीन ही की नहीं दुनिया की तारीख भी बदल डाली। ड्रग्स और अफीम के धंधों में डूबा हुआ चीन, अपनों से ही लड़ता भिड़ता चीन आलमी ताकत यानी सुपर पावर कैसे बन गया, और कैसे दुनिया के हर मैदान में, चाहे इल्मी हो, अमली हो, तस्कियतन या तालीमन, फौजी और टेक्नोलॉजी, यहाँ तक कि दुनिया की ज्यादातर चीजों मशीनों पर इस अफवीन ज़दा चीन ने अपना नाम कैसे दागा और दुनिया के बड़े बड़े देशों के बीच में अपना लोहा कैसे मनवाया, यही सब आपको बताएंगे इस हिस्ट्री ऑफ चाइना पर बनी सीरीज में। सो इसे पूरा जरूर देखें। लेकिन चीन की अजीम शान तारीख जानने से पहले इनविजिबल इल्म को सब्सक्राइब जरूर करें। अब साल 1834 में ब्रिटेन के समंदरी जंगी जहाज चीन भी पहुंच गए, लेकिन इन ब्रिटेन के फौजियों ने मार्को पोलो से चीन की मालो दौलत और तरक्की के जो किस्से सुने थे वो अब माजी यानी भूतकाल का हिस्सा बन चुके थे। 19वीं सदी का चीन ना ही सुपर पावर था, ना ही दुनिया में कोई इसकी बात सुनता था। ज्यादातर चीनी बाशिंदे अफीम और चरस के नशे में धुत पड़े रहते थे, और कौम के बुजुर्ग और संजीदा लोग इनकी हालतें जार देखकर और अपने जमाने की अजमत रफ्ता तरक्की को याद करके आंसू बहाते थे। ये एक सच्ची और तल्ख हकीकत है कि जब कोई कौम अपने खात्मे यानी जवाल का शिकार हो तो वो हालात की चुनौतियों का मुकाबला करने के बजाय माजी के गुजरे हुए किस्से सुनाने में ज्यादा खुशी महसूस करती है। इन हालात में जब ब्रिटेन का समंदरी बेड़ा चीन पहुंचा तो ब्रिटेन के व्यापारी अफसर लॉर्ड विलियम जॉन नेपियर ने चीनी हुकूमत से व्यापारी मुआहदे के लिए दबाव डाला। इससे पहले चीन बाकी दुनिया से मेल जोल बढ़ाने से गुरेज करता था, यानी अपनी ही दुनिया में मस्त रहा करता था, क्योंकि चीन को अपनी सकाफत और इतिहास पर बहुत नाज था। चीनी समझते थे कि पूरी दुनिया के लोग गैर मुअज्जत और वहशी है और सारी तहजीब, संस्कार और तरक्की सिर्फ हमने यानी चीन ने की है, और अगर बाकी दुनिया में कोई तरक्की है भी तो वो भी हमारी ही यानी चीनियों की सिखाई हुई है। लेकिन साल 1834 का चीन इतना कमजोर हो चुका था कि वो गैर मुल्की वहशियों का यानी इन लाल टमाटरों का रास्ता नहीं रोक सकता था। सो चीनी हुक्मरान ने लॉर्ड नेपियर से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। ब्रिटेन को गुस्सा आ गया तो ब्रिटेन के समुद्री जहाजों ने 2 चीनी किलों पर बमबारी शुरू कर दी, लेकिन फिर इन यूरोपियंस के साथ एक हादसा पेश आ गया। लॉर्ड नेपियर की मौत हो गई और ये मामला यहीं पर ठहर गया। भले ही लॉर्ड नेपियर की मौत की वजह से ये मामला आगे न बढ़ सका, लेकिन चीन के समंदरी किनारे वाला शहर कैंटन ब्रिटेन के व्यापारी काफिलों का आमाजगाह बन गया। उस दौर में ड्रग्स यानी अफीम का व्यापार बहुत ही फायदेमंद और मुनाफा बख्श व्यापार था। चीन में इसकी बहुत बड़ी मार्केट मौजूद थी। 19वीं सदी में तो चीनियों ने इतनी अफीम इस्तेमाल कर डाली कि इस सदी को चीन के लिए सेंचुरी ऑफ शेम या जिल्लत की सदी कहा जाता है। चीन में अफीम की तिजारत पर पाबंदी थी। अफीम बेचने और नशा करने वाले दोनों के लिए सजाए मौत मुकर्रर थी। सो अब अंग्रेजों ने चीन में अफीम का व्यापार शुरू किया तो चीनी हुकूमत बहुत परेशान हो गई और उसने ब्रिटेन को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। अपने इतिहास और तारीख पर नाज होने की वजह से चीनी हुकूमत को अब भी लगता था कि वो ब्रिटेन जैसी सुपर पावर को हरा सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी
और चीन की ये गलतफहमी भी बहुत जल्द दूर होने वाली थी। साल 1839 में चीनी हुक्मरान ने अफीन और ड्रग्स के भरे 20,000 संदूक तबाह किए, जिनमें तकरीबन 1400 टन अफीन भरी हुई थी। इसी वजह से चीन और ब्रिटेन के ताल्लुकात खराब हो गए। इस दौरान एक और वाकया ये हुआ कि एक समंदरी जहाज के ब्रिटेन गुलामों ने एक चीनी सिपाही को कत्ल कर दिया। जब चीनी हुक्मरान ने इन ब्रिटेनी कातिलों पर चीनी कवानीन के मुताबिक मुकदमा चलाने का फैसला किया तो ब्रिटेन का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया और ब्रिटेन की फौजों ने चीन पर हमला कर दिया। इसी जंग में चीन को अपने तारीख और इतिहास की सबसे बदतरीन हार से गुजरना पड़ा, जिसके बाद 1842 में ब्रिटेन ने चीन से जबरदस्ती एक मुआहदा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया, उस पर दस्तखत करवा लिए, जो चीन के लिए बहुत ही जिल्लतामेज था। इस मुआहदे में जो शरायतें रखी गई थी उनमें से कुछ शरायतों को सुन लीजिए। पहली शर्त ये कि चीन हांगकांग का जजीरा यानी टापू ब्रिटेन के हवाले कर देगा। दूसरी शर्त ये कि हांगकांग के अलावा भी 5 और चीनी टापुओं को ब्रिटेन से व्यापार करने के लिए खोल दिया जाएगा। तीसरी शर्त ये कि ब्रिटेन से जो भी सामान चीन में लाया जाएगा उस पर टैक्स कम से कम लगाया जाए। चौथी शर्त ये कि ब्रिटेन को चीन में अपने एम्बेसडर ऑफिस खोलने की इजाजत दी जाएगी। पांचवी शर्त यह कि ये मुआहदा अंग्रेजी और चीनी दोनों जुबानों में लिखा जाएगा, लेकिन अंग्रेजी जुबान वाले मतन को चीनी जुबान पर फोकियत दी जाएगी। अब ब्रिटेन के हाथों हार और इस जिल्लत-आमेज मुआहदे ने सारे चीन को हिलाकर रख दिया। वो चीनी कौम जिसने दुनिया को जंगी हिकमत अमली यानी जंग लड़ने का बेहतर तरीका सिखलाया, दुनिया को बारूद से मुतारिफ करवाया, जिन्होंने बंदूकें और तोपें बनाना सिखाया, जिसने बारूदी सुरंगों और हैंड ग्रेनेड बॉम्ब बनाने की शुरुआत की, वही चीन जिसने मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर दुनिया के सामने लाकर रख दिए। वो चीनी कौम अपने से सैकड़ों गुना छोटे से मुल्क से हार जाएगी, ये बात किसी चीनी के वहमो गुमान में भी ना थी। अब चीन में ब्रिटेन के खिलाफ बदले और नफरत के जज्बात करवटें लेने लगे, लेकिन अभी इस लहर को इंकलाब के शोलों में बदलने के लिए और ज्यादा ईंधन की जरूरत थी, और ये ईंधन गैर मुल्की ताकतों ने मुहैया किया भी। दरअसल हुआ यूं कि इस मुआहदे के 14 बरस बाद 1856 में चीनी बंदरगाह कैंटन के नजदीक चीनी हुक्मरान ने एक ब्रिटेन के समंदरी जहाज जिसका नाम एरो था, इसे कब्जे में ले लिया और इसके चीनी अमले को गिरफ्तार कर लिया। चीनी हुकूमत को शक था कि ये जहाज समंदरी डाकू इस्तेमाल कर रहे हैं। इस जहाज के कब्जे के बाद इसके कप्तान ने हांगकांग में मौजूद ब्रिटेन के एम्बेसडर असेंबली को शिकायत कर दी, जिसके बाद हांगकांग में मौजूद ब्रिटेन की समंदरी फौज ने कैंटन शहर पर हमला कर दिया। बाद में फ्रांस और अमेरिका भी इस जंग में शामिल हो गए। चीनी शहरों और साहिली बंदरगाह के किलों पर शदीद बमबारी की गई, लेकिन इसमें एक हैरान कुन बात और भी हुई, जिसे ब्रिटेन को धीरे से दचका भी लगा। ब्रिटेन चीन को सजा देने का इरादा रखता था और उनकी फौजें बड़ी तादाद में चीन की तरफ बढ़ भी रही थी, लेकिन इसी दौरान हिंदुस्तान में 1857 का विद्रोह यानी आज़ादी की लड़ाई शुरू हो गई। तो इसी वजह से ब्रिटेन की वो फौजें जो चीन की तरफ बढ़ रही थी, इन्हें हिंदुस्तान भेज दिया गया और यूं चीन एक बड़े हमले से बच गया। लेकिन इससे हटकर जंग तो जारी ही रही। ब्रिटेन और फ्रांसीसी फौजों ने कैंटन के अलावा चीन की राजधानी पीकिंग, जो आज बीजिंग है, उस पर भी कब्जा कर लिया और चीनी शहंशाह जियान फेंग राजधानी से फरार हो गया। चीन ने एक बार फिर हार कबूल कर ली और ब्रिटेन ने चीन के साथ पुराने मुआहदे की जगह एक और नया मुआहदा कर लिया। इस मुआहदे की शरायतें तो चीन के लिए पहले से भी ज्यादा जिल्लत-आमेज थी। अब ब्रिटेन से दोबारा हारने के बाद चीनी हुकूमत इतनी ज्यादा कमजोर हो गई कि इसने दोबारा कभी भी इन यूरोपियन आलमी ताकतों को चैलेंज नहीं किया, लेकिन इन आलमी ताकतों ने चीन के टुकड़े टुकड़े करने का सिलसिला जारी रखा। 1884 में फ्रांस ने वियतनाम पर हमला करके इसे चीन से छीन लिया। इस जंग में चीन को अब तक की सबसे बुरी और झकझोर देने वाली हार समंदरी जंग में हुई, जिस जंग में फ्रांसीसी समंदरी बेड़े ने चीन के 10 से ज्यादा समंदरी जहाज सिर्फ 1 घंटे के अंदर ही अंदर डुबो दिए। अब उस जमाने में चीन की ये हालत हो चुकी थी कि चीन बड़ी बड़ी ताकतों के लिए एक रोटी के टुकड़े समान बन चुका था, जिसके अलग अलग हिस्से किए जा रहे थे। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, रूस और अमेरिका ने अपनी अपनी मर्जी के इलाके हासिल कर लिए थे और अमली तौर पर इन इलाकों पर वही काबिज थे। मतलब चीन को सिर्फ नाम की आज़ादी हासिल थी, लेकिन क्योंकि इन बड़ी यूरोपियन ताकतों के लिए चीन के पूरे इलाके को हड़प करना नामुमकिन था, इसलिए उन्होंने चीन के तमाम दरियाई समंदरी इलाकों को अपने कंट्रोल में कर लिया था।
चीनी आवाम के लोग इस तबाही को देख रहे थे और अंदर ही अंदर जल रहे थे। लेकिन इन्हें असल परेशानी तब हुई जब यूरोपियन गैर मुल्कियों ने इनका मजहब भी बदलना शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, 1856 की जंग के बाद हजारों ईसाई पादरी चीन में दाखिल हो चुके थे और चीनियों को ईसाई बनाने लगे थे। चीनी बच्चों को स्कूलों में ये सिखाया जाने लगा कि ये चीनी कौम के रस्म व रिवाज गलत है और सिर्फ ईसाइयत यानी क्रिश्चियनिटी से ही तुम्हारी निजात यानी मोक्ष मुमकिन है। और यूं ये चीनी बच्चे अपनी ही संस्कृति और कल्चर से नफरत करने लगे। इनके त्योहार, लिबास, यहाँ तक कि खाना पीना भी मगरिबी यूरोपी तरीका इख्तियार कर गया। यूं ये लोग अपने चीनी मुआशरे से कट गए और एक दूसरे से नफरतें परवान चढ़ने लगी। यूरोपी गैर मुल्की कौमों की यलगार, अफयून के नशे से कौम की तबाही और अपने चीनी रस्मों रिवाज के खिलाफ ईसाई मिशनरियों की मुहिमों ने चीनी अवाम को बेचैन कर दिया। सोने पर सुहागा तो ये कि चीनी हुकूमत और अफसरान भी करप्ट हो चुके थे। चीन में जुराइम और गुर्बती आम थी। लेकिन साल 1894 में जापान से होने वाली जंग इस ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। हुआ कुछ यूं था कि जापानी फौज ने कोरिया पर हमला किया, जो इस जमाने में एक ही मुल्क था। चीन कोरिया का हामी मददगार था, सो चीन ने कोरिया को बचाने के लिए अपनी फौज को कोरिया भेजी, जो कि चीन के लिए एक ऐतिहासिक गलती साबित हुई, क्योंकि चीनी फौज को जापान से बहुत बुरी हार मिली। बल्कि जापानियों ने चीन को सबक सिखाने के लिए चीन से ताइवान की बंदरगाह को भी छीन लिया। इस जंग के वाक़े होने से पहले चीनी हुकूमत अपनी आवाम को यह कहकर तसल्ली देती रही थी कि चीन में मौजूद यूरोपियन और गैर मुल्की यूरोपी फौजें किसी भी जंग की सूरत में चीन की यानी हमारी मदद जरूर करेंगी। लेकिन जापान से होने वाली लड़ाई ने इस खुशफहमी की पोल खोल दी। यूरोपियन गैर मुल्की ताकतें वैसे तो बज़ाहिर जंग में चीन के साथ और जापान के खिलाफ थी भी, लेकिन अमली तौर पर उन्होंने चीन की कोई मदद नहीं की। चीन की मदद के लिए ना ही ब्रिटेन और अमेरिकी समंदरी बेड़े आए और ना ही रूस के पैदल फौजी दस्ते उनकी मदद को पहुंचे, जबकि इन तीनों देशों की फौजें चीन में ही मौजूद थी। गिरते हुए चीन पर एक और लात पड़ी, वो ये कि गैर मुल्की ताकतों ने चीनी फौज को जो हथियार फराहम किए थे वो भी जंग में बेकार साबित हुए। भला वो कैसे? तो इस समंदरी जंग के दौरान चीनी एडमिरल खुद जो जंगी जहाज इस्तेमाल कर रहे थे वो जर्मन जंगी जहाज था, यानी मेड इन जर्मनी। लेकिन जब जहाज से तोप का पहला गोला फायर किया गया तो बजाय दुश्मन के तोप के झटके की वजह से इनके अपने जहाज का ही डेक टूट गया और चीनी एडमिरल अपने ही जहाज से नीचे गिरकर जख्मी हो गया। इस पर मजीद ये कि इस जंग के 2 साल बाद 1897 में जर्मन फौज ने क्विंगडाओ की बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। इसके अगले ही बरस ब्रिटेन ने चीन को मजबूर करके हांगकांग का इलाका जो पहले ही गोरों के कब्जे में था उसे भी अगले 99 बरस की लीज पर अपने नाम कर लिया। बीते 60 साल के किश्तो खून, अफयून से बर्बादी और गलतियों से चीनी अवाम ने सबक सीख लिया था कि ये यूरोपियन और दूसरी आलमी ताकतें किसी की दोस्त नहीं होती, बल्कि हर देश अपने फायदों और व्यापार के मुताबिक ही फैसले करता है। इसलिए दूसरे गैर मुल्की ताकतों के भरोसे पर अपने देश के बेहतर भविष्य की उम्मीद रखना ये एक बड़ी बेवकूफ़ी है। सिर्फ अपने जोरे बाजू का भरोसा ही असल भरोसा है और अपने पांव पर खड़ा होना ही असल भविष्य की तरफ ले जा सकता है। चीन की आंखें खुल गई, सो इसी सोच के साथ चीन में बेदारी की इनकलाब की एक लहर दौड़ गई। इसका पहला नतीजा ये निकला कि चीनियों ने अपने सामने नजर आने वाले गैर मुल्की आकाओं के खिलाफ ही हथियार उठा लिए। ये बॉक्सर्स इनकलाब की शुरुआत थी। आखिर ये बॉक्सर्स इनकलाब क्या था? चीन का पहला इनकलाब भला कैसे कुछ 100 लोगों के हाथों बुरी तरह से खत्म कर दिया गया और चीनी मलिका ने अपने ही शहरियों को कत्ल करना क्यों शुरू कर दिया, ये सब आपको दिखाएंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान में रहे। अस्सलाम वालेकुम।